नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्रा। आप सभी का स्वागत है महानदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग करंट अफेयर को टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और इस डिस्कशन में आज जो पहला टॉपिक है वो है आपका कर सुधार। चूंकि वर्तमान में देखा जाए तो जो कर सुधार किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। जीएसटी 2.1 के नाम से अभी जीएसटी को फिर से रीइंट्रोड्यूस या उसमें रिफॉर्म लाया गया है। तो कर सुधार या टैक्स रिफॉर्म से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको हम डिस्कशन करेंगे। तो टैक्स रिफॉर्म देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स में भी किया गया था और इनडायरेक्ट टैक्स में भी किया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स में देखा जाए तो आपका आता है पीआईटी, पर्सनल इनकम टैक्स। जब कोई भी व्यक्ति अपने इनकम पे टैक्स पे करता है तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयकर। फरवरी 2025 में जब बजट पेश किया गया था तो उसमें कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति का इनकम 12,75,000 है तो उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि 12,75,000 के इनकम पे कोई भी टैक्स उसको देने की जरूरत नहीं है। अभी हाल में इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि जीएसटी 2.0। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो अभी दोनों ही टैक्स में सुधार किया गया है। जब भी हम कोई भी टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो हमारा मेन लक्ष्य होगा कि सीजीपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से तो क्वेश्चन का तरीका अलग होगा और मेंस और इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का तरीका अलग होगा। प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, या भारत सरकार को दोनों में से सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति किससे होती है, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से। ये पर्टिकुलर टैक्स से भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स की या टैक्स कलेक्शन किससे होती है। तो आपको क्रम वाइज जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ट्रेंड में है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अब लगभग देखा जाए तो क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आ रहा है। तो हमको दोनों को ध्यान में रखना है कि प्री में भी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस और इंटरव्यू में। तो मेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ एनालिसिस करने के लिए भी पूछ सकता है या फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस पे भी देखा जाए तो 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2 नंबर और 4 नंबर में आपको एनालिसिस क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछे, क्योंकि 2 नंबर में आपको केवल 30 शब्द लिखना होता है और 4 नंबर में 60 शब्द। अब इतने शब्दों में किसी बड़े आंसर के एनालिसिस आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो फैक्चुअल। तो प्री और मेंस को आप कोरिलेट करके तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं। हाँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल भी बदल जाएगा। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कर सुधार किया गया है, उससे हमारा इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, यह भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कैसे सहायक है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह कर सुधार की आवश्यकता ही क्यों पड़ा, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी हम सारा डिस्कशन करेंगे कि आखिर कर सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके पीछे का कारण क्या है। तो अगर देखा जाए कर सुधार के पीछे का कारण, तो भारत सरकार ने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कर रखा है 2047 तक। मतलब हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है 2047। भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं इंटरव्यू में, या मेंस में भी पूछा जा सकता है, या ऐसे में भी आपको लिखने के लिए पूछ सकता है कि विकसित भारत का मतलब क्या है। तो विकसित भारत का अर्थ क्या है, तो एक ऐसा भारत जहां पे गरीबी जीरो हो, मतलब कि ऐसा भारत जो गरीबी से मुक्त हो, जीरो हो। ऐसा भारत जहां पे बेरोजगारी की समस्या ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो। ऐसा भारत जहां पे हर व्यक्ति को क्वालिटी पूर्ण शिक्षा मिले 100%।
मतलब जो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है वो शिक्षा प्राप्त कर ले। इसके अलावा और भी देखें तो स्वास्थ्य की सुविधा क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि हर व्यक्ति को जितनी उसको आवश्यकता है स्वास्थ्य सुविधा की उतनी प्राप्त हो जाए। साथ ही महिलाओं का जो भागीदारी है लेबर फोर्स में, महिलाओं को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी मात्र 42% है। जब इंडिया विकसित होगा तो कम से कम महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए 70%। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल लेवल का होना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मतलब जो आज इंफ्रा यूरोप और अमेरिका में है वही इंफ्रा जब इंडिया में बन जाएगा तब बोलेंगे कि इंडिया विकसित हो चुका है। जब इन सारे चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगा तो हम बोलेंगे भारत विकसित हो चुका है। और हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है 2047। अब देखा जाए इस विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको क्या चाहिए, तो कहा जा रहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कम से कम आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि कम से कम 8% होना चाहिए, कम से कम 8% होना चाहिए। जबकि वर्तमान में देखा जाए तो 2024-25 का जो डाटा है वो दिखाता है कि हमारा आर्थिक वृद्धि 2024-25 में मात्र 6.5% रहा है। भारत को विकसित बनाने के लिए मिनिमम चाहिए 8%, इस मिनिमम से भी हमारा कम है आर्थिक वृद्धि। मतलब इस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, आर्थिक वृद्धि करेंगे तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात आती है कि आर्थिक वृद्धि से क्या होगा, तो आर्थिक वृद्धि के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। प्रोडक्शन या उत्पादन, तो किस चीज का उत्पादन बढ़ाया जाए या प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा। तो वस्तु का मतलब होता है जितना भी विनिर्मित वस्तुएं हैं, पेन, पेंसिल, एसी, चेयर, कार, बाइक, जितने चीजें वो सब आते हैं वस्तु में, जिनका हम उत्पादन करते हैं। सेवा में क्या आता है, तो रेलवे, बैंकिंग, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब आता है सेवा में। जब इन सब का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा आर्थिक वृद्धि होगा। लेकिन याद रखिए हम ऐसी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि एडम स्मिथ का मतलब है फादर ऑफ द इकोनॉमी। एडम स्मिथ शुरुआती दौर पे कहते थे कि केवल प्रोडक्शन पे ही फोकस किया जाए। जब आप प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इससे जॉब क्रिएट होना शुरू हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए केवल हम प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे और उसका खपत अगर नहीं होगा तो फिर वो कंट्री क्या हो जाएगा, मंदी में जा सकता है, रिसेशन वहां पे आ सकता है। और जो कंट्री एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे और इसको थ्योरी को एक्सेप्ट करके जिसने भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया वो कंट्री रिसेशन से गुजरा भी। 1929 का महामंदी के बारे में आप लोग सुने ही होंगे कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाते चले गए पूरे वर्ल्ड और उसका परिणाम हुआ कि 1929 में पूरा विश्व महामंदी के दौर से गुजरा। इसके बाद एडम स्मिथ के बाद रिफॉर्म करते हुए जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा, जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि केवल आपको प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि हमको उसके खपत पे फोकस करना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका खपत कैसे होगा, तो डिमांड पे फोकस होगा, सॉरी जब डिमांड होगा तो खपत होगा। तो हमको डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। जॉन मेनार्ड कीन्स ने फोकस किया डिमांड पे जबकि एडम स्मिथ का फोकस था प्रोडक्शन।
अगर हम केवल प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे तो हम मंदी से गुजर सकते हैं या हमारे कंट्री में मंदी आ सकता है। जबकि जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अगर हम डिमांड पे फोकस करेंगे तो हमारा आर्थिक वृद्धि भी संभव है, और सेम काम अभी गवर्नमेंट कर रही है। अगर किसी भी कंट्री में आर्थिक वृद्धि बढ़ाना है तो डिमांड बढ़ा करके किया जा सकता है। डिमांड का मतलब होता है मांग। डिमांड का मतलब होता है मांग, मतलब लोगों का जरूरत बढ़ाया जाए या लोग कैसे परचेस करेंगे उस पर फोकस किया जाए। तो डिमांड को बढ़ाना तभी पॉसिबल है या तो लोगों के पास इनकम बढ़ जाए, इनकम का सोर्स बढ़ जाए, या तो फिर वस्तु एवं सेवाओं का कीमत कम कर दिया जाए। तो जब वस्तु एवं सेवा सस्ती हो जाएंगी तब भी क्या हो सकता है, आपका डिमांड बढ़ाया जा सकता है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए लोगों का इनकम बढ़ाने की जरूरत है या तो वस्तु एवं सेवा को सस्ता करने की जरूरत है। अगर कोई भी वस्तु सस्ते दर पे बिकेगा तो कोई भी व्यक्ति खरीदना चाहेगा, या कोई भी सेवा, जैसे कि मान के चले कि अगर कोई भी व्यक्ति एरोप्लेन से कहीं जाना चाहता है और उसके सस्ते दर पे अगर टिकट मिल जाएगा तो हर कोई उसको क्या करेगा, परचेस करेगा। क्योंकि एयरलाइन भी किस में आता है, सेवा में आता है, सर्विस में ही आता है। तो मान के चले कि हम डिमांड को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमको या तो इनकम बढ़ाना पड़ेगा लोगों का, या तो वस्तु एवं सेवा को सस्ता करना पड़ेगा। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया क्या, लोगों के पास इनकम बढ़े, इसके लिए उन्होंने फरवरी में पीआईटी का जो टैक्स स्लैब है उसको कम कर दिया और कहा कि अब किसी भी व्यक्ति का इनकम 12,75,000 है तो उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। जीरो टैक्स मतलब जो व्यक्ति 12,75,000 के इनकम पे टैक्स पे करता था अब टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब व्यक्ति के पास जो गवर्नमेंट को जो पैसा देता था टैक्स के रूप में, अब उस व्यक्ति के पास ही हो गया, मतलब कि उस व्यक्ति के पास ही रुक गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, इसको इकोनॉमी में खर्च करेगा, या तो कोई भी वस्तु लेगा या तो किसी भी तरीके का सर्विस लेगा, मतलब कि कहीं घूमने भी जा सकता है या तो कोई भी सामान खरीद सकता है। क्योंकि हमारे पास किसी भी तरीके का सेविंग होता है तो हम कहीं ना कहीं अपने पास तो रखते नहीं, उसका यूज़ ही करते हैं। अब ये व्यक्ति सोचेगा अरे मैं ये पैसा तो गवर्नमेंट को देने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये पैसा तुम ही रखो और इसको कहीं ना कहीं इकोनॉमी में खर्च करो। तो ये व्यक्ति अब इकोनॉमी में उसको खर्च करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो जॉब क्रिएट होता है, और जब जॉब क्रिएट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या समाप्त होगी। अभी भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का ही। तो अगर हम डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, या प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जॉब क्रिएट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी समाप्त हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो पीआईटी है 12,75,000 तक जीरो है। लेकिन समस्या क्या है, इंडिया में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। जैसे कि 2024 में जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो इसमें बताया गया था कि हमारे पास टोटल वोटर की संख्या है 97 करोड़। टोटल वोटर की संख्या कितना है, 97 करोड़। मतलब 140 करोड़ में से 97 करोड़ जनसंख्या ऐसे हैं जो वोट देते हैं, और इसमें से मात्र 2 से 3% ही पब्लिक ऐसी है जो इनकम टैक्स पे करती है। मतलब 140 करोड़ में टैक्स पे करने वाली की संख्या, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स पे करने वाली की संख्या मात्र 2 से 2.5 करोड़ है। इसका मतलब है कि जो इनकम टैक्स है बहुत बड़े पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं करता। तो जब बड़े
पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं करेगा तो इसका फायदा भी क्या होगा, कम ही होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी मतलब कि जीएसटी में सुधार करना किया है, जो कि सबसे बड़े पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता हो, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं पे जो टैक्स लगता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ सामान तो परचेस करता ही है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को इनडायरेक्टली टैक्स पे करता है। तो जीएसटी सबसे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अगर हम जीएसटी में सुधार करेंगे तो मान के चले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो उसका फायदा भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब इसीलिए अभी कहा गया कि जीएसटी 2.0 के माध्यम से जो टैक्स स्लैब है, अगर किसी वस्तु पे 28% लगता था, अब उसको कर दिया गया है 18%। मतलब कि पहले जो 4 टैक्स स्लैब था, 5, 12, 18 और 28, इसमें से 5% और 18% को कंटिन्यू रखे हैं, जबकि 12% और 28% को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसमें एक और टैक्स स्लैब ऐड किया गया है, वो है 40%। अब जिस वस्तु पे 28% टैक्स लगता था, अब उसमें 18% लगेगा, तो स्वाभाविक है उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब इसका डिमांड बढ़ेगा किसी भी वस्तु का, स्वाभाविक उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा आर्थिक वृद्धि होगा, और आर्थिक वृद्धि होगा तो हमारा विकसित भारत का संकल्प या विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो टैक्स सुधार के पीछे एक बड़ा कारण है विकसित भारत 2047। इसी को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा काम कर रही है। दूसरा आता है कि आर्थिक वृद्धि को क्या केवल डिमांड के बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है क्या? तो डिमांड तो एक फैक्टर है ही, दूसरा काम और भी कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें। अगर किसी भी कंट्री का मान के चलिए एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, अगर किसी कंट्री का निर्यात बढ़ रहा है तो भी उसका आर्थिक वृद्धि संभव है। लेकिन अभी देखा जाए जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, मतलब कि विश्व में जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके वजह से निर्यात कंटिन्यू प्रभावित हो रहा है। तो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा चल ही रहा है। लगभग 4 साल हो गए, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रशिया यूक्रेन है, इजराइल पैलेस्टीन है, तो रशिया यूक्रेन या इजराइल पैलेस्टीन का जिस कॉन्फ्लिक्ट के कारण निर्यात प्रभावित हो रहा है, तो अभी हम बहुत ज़्यादा निर्यात पे फोकस नहीं कर सकते। हालांकि करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि निर्यात पे फोकस नहीं करना, निर्यात बढ़ाकर भी हम आर्थिक वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के कारण अभी ये क्या है, दबा हुआ है कि बहुत ज़्यादा इस स्तर पे पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी कंटिन्यू टैरिफ वॉर चल रहा है। टैरिफ वॉर के कारण भी निर्यात प्रभावित हो रहा है। जैसे कि अभी टैरिफ वॉर अमेरिका और इंडिया के बीच, अमेरिका और चाइना के बीच ज़्यादा चल रहा है। तो अमेरिका का कहना है कि चूंकि इंडिया रशिया के साथ आर्थिक संबंध रखा है और इंडिया और रशिया के आर्थिक संबंध से रशिया को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, जिसके वजह से वो रशिया यूक्रेन के वार में पीछे नहीं हट रहा है। तो क्या भारत जो सहयोग कर रहा है, मतलब कि आर्थिक संबंध है, उसके चलते ही रशिया को फायदा हो रहा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या होता है, वैश्विक स्तर पे ज़्यादातर कंट्री क्या चाहते हैं कि कोई भी कंट्री बहुत तेज़ी से आगे ना बढ़े। इसके लिए उन लोग क्या करते हैं कि उसको बैक करने के लिए दुनिया भर के चाल चलते रहते हैं। यूक्रेन का डायरेक्टली सपोर्ट तो अमेरिका कर रहा है। जिस दिन अमेरिका अपना सपोर्ट खींच ले यूक्रेन से, या यूरोपियन कंट्री यूक्रेन का सपोर्ट करना बंद कर दे, उसी दिन ये वार रुक जाएगा। लेकिन यूएसए और यूरोप दोनों कंट्री या दोनों ही किसको टारगेट करते हैं? भारत को।
और अभी ट्रंप ने रीज़न भी दिया है टैरिफ के कारण, टैरिफ क्यों हम इम्पोज कर रहे हैं इंडिया पे। तो उसके पीछे बताया है कि भारत चूंकि रसिया के साथ कंटिन्यू व्यापारिक संबंध को बढ़ाते जा रहा है, इसीलिए हम उस पर क्या कर रहे हैं, टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ कुछ नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स होता है एक्स्ट्रा कस्टम टैक्स बोल सकते हैं आप। जब भी कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री से कुछ सामान मंगाते हैं, मतलब कि आयात करता है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है उसको बोलते हैं टैरिफ। जैसे कि मान के चलिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल प्रोडक्ट होता है उसका एक्सपोर्ट भारत सबसे ज़्यादा करता है। कहा जाता है कि अमेरिका में जितने भी मेडिकल नीड है उसका 40% चीज़ें भारत से जाती हैं। तो अमेरिका ने अभी कहा कि भारत से जो मेडिकल प्रोडक्ट आता है उसमें हम 50% क्या कर देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। अब चूंकि जो वस्तु वहाँ पे पहले 10 रुपये में बिकती थी अब हो जाएगा वो 15 रुपये, तो इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकना बंद हो जाएगा। क्योंकि हर खरीदार क्या चाहता है, उसको सस्ते से सस्ते दाम पे कोई भी वस्तु मिल जाए। अब वो देखेगा कि मार्केट में कौन सा चीज़ें हैं जो सस्ती मिल रही है, तो इंडियन प्रोडक्ट के बजाय किसी और प्रोडक्ट को परचेस करेगा। और जब इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे बिकना बंद हो जाएगा तो फिर इंडिया में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब इंडिया में प्रोडक्शन कम होगा तो फिर जॉब छटनी शुरू हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल इंडिया को आर्थिक वृद्धि के रूप में भी लॉस होगा, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो भी समस्या क्रिएट करेगा। तो टैरिफ वॉर से इंडिया प्रभावित हो रहा है, जिसके वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ने की संभावना कम है। तो इन सब रीजन के कारण हमारे पास जो इकोनॉमी को या आर्थिक वृद्धि के लिए ऑप्शन था वो है डिमांड। इसीलिए भारत सरकार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ने रिफॉर्म किया ताकि डिमांड बढ़ाया जाए और आर्थिक वृद्धि को आगे इम्प्रूवमेंट या आगे बढ़ाया जाए। जब आर्थिक वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक जितने भी प्रॉब्लम चल रही है उसका भी समाधान हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? प्रीलिम्स में इस स्तर के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछेगा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि केवल हमको प्रीलिम्स नहीं निकालना है बल्कि हमको मेंस में आंसर राइटिंग भी करना है। तो मेंस में यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे लिखेंगे जब मेंस में, तो यहाँ से बहुत सारे डाटा का आप यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं। या जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक सुधार से हमारे इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा मिलेगा, या विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को कैसे साकार किया जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो सबसे पहले उसके पीछे का कारण जानिए, आखिर कारण क्या है। जब कारण पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगा, और आप अपने एग्ज़ाम को प्री को भी और मेंस को भी और इंटर को भी अच्छे तरीके से टैकल करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से हमको तैयारी करना है। अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा उसमें हम पूरी तरीके से कर व्यवस्था पे चर्चा करेंगे कि भारत में किस किस टाइप का टैक्स है, किससे सबसे ज़्यादा भारत सरकार को रेवेन्यू मिलता है, या जीएसटी कब आया, कब इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जीएसटी किस तरीके का टैक्स है, जीएसटी में खामियां क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि जीएसटी जब लाया गया था तो कहा गया था कि वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे लाया गया है, मतलब भारत में जितने भी अलग अलग टैक्स हैं उन सब को कंबाइन करके एक टैक्स किया गया था, मतलब कि कर व्यवस्था में या कर व्यवस्था को सरल किया गया था। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं समझ सकते, चीज़ें आसान होगा तो उतना ही फ़ायदा होगा। तो आज का डिस्कशन यही स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।